गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे पूंजी पर ब्याज। आहरण पर ब्याज हम पढ़ चुके हैं, अब आता है पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज के लिए है कि साझेदारी सल्लेख में लिखा होने पर साझेदारों को उनके द्वारा लगाई गई पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। यानी साझेदारी सल्लेख में पहले से लिखित में उन्होंने डिसाइड किया है, तो ऐसी दशा में पूंजी पर ब्याज उनको प्राप्त होगा। सामान्यतः पूंजी पर ब्याज प्रारंभिक पूंजी पर यानी ओपनिंग कैपिटल पर ही लगाया जाता है। ये मैं तुम्हें 11th में बता चुकी हूँ कि 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, तो उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गणना करते थे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल या प्रारंभिक पूंजी पर लगाया जाता है। अब आते हैं कि यदि वर्ष के दौरान साझेदार ने अतिरिक्त पूंजी लगाई है, जैसे 7 महीने तक तो उन्होंने पूंजी चला दी, उसके बाद उसने कुछ पैसा और लगा दिया, तो ऐसी दशा में समय अवधि के अनुसार ब्याज की गणना की जाएगी। यानी स्टार्टिंग में अगर एक पॉइंट मान के चलते हैं कि साझेदार ने जो शुरू में था 1 लाख रुपए की पूंजी लगाकर व्यवसाय प्रारंभ किया। कब लगाई 1 लाख रुपए की पूंजी? 1 अप्रैल को लगाई। 1 अप्रैल को उसकी प्रारंभिक पूंजी 1 लाख रुपए थी। अब 1 लाख रुपए लास्ट तक रहे। कुछ महीनों बाद, जैसे अगर 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक तो 1 लाख रुपए ही लगे रहे। फिर 1 जनवरी को उस साझेदार ने अपनी पूंजी में 30,000 रुपये अतिरिक्त पूंजी के रूप में लगा दिए, यानी एडिशनल कैपिटल के और कितने जोड़ दिए? 30,000 रुपये। तो एक तरीका तो ये है कि हम पहले 1 लाख रुपये पर पूरे साल भर का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दें और फिर 30,000 पे 3 महीने का इंटरेस्ट। और दूसरा तरीका ये है कि हम 1 लाख रुपये पर 1 अप्रैल से 31 दिसंबर का, यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 9 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करें। तो कैसे होगा? 1 लाख रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 10% दे रखी है, तो 10/100 इंटू अप्रैल से दिसंबर 9 महीने कैलकुलेट किए हमने, 9/12 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद 1 जनवरी को उसने अतिरिक्त पूंजी कितनी लगा दी? ये क्या आएगा आपका? अतिरिक्त पूंजी। यानी 1 जनवरी से उसके 1 लाख तो ऑलरेडी थे, इस 1 लाख में उसने कितनी पूंजी और जोड़ दी? 1,30,000 रुपये और जोड़ दिए। तो अब कितना आ जाएगा? 1,30,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12। इस तरह हम पहले तो 9 महीने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद 3 महीने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। ये कहलाएगा हमारा पूंजी पर ब्याज। एक तरीका तो ये है। उसके साथ ही हम एक तरीका और लगा सकते थे कि वो ये है कि हम पहले क्या करें, इस 1 लाख रुपए पर पूरे साल भर का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लें। तो 1 लाख पे 10% पूरे साल के लिए, फिर अतिरिक्त पूंजी लगाई उसमें जनवरी में, तो जनवरी में 30,000 रुपये लगाया। 30,000 पे हम 10% के हिसाब से कैलकुलेट करें, और वो कितने महीने का? 3 महीने का, जनवरी, दिसंबर, फरवरी और मार्च, तो 3 महीने का। तो 30,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12। एक तो ये है और एक मेथड है ये। दोनों ही मेथड से जब तुम इसको सॉल्व करके देखोगे तो इसका आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। यानी इन दोनों का हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, इसमें भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, और जब हम दोनों के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जोड़ेंगे तो वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा जो कैलकुलेशन हमारी यहाँ करने पर आ रही है। तो यहाँ की कैलकुलेशन आएगी आपकी 1 लाख का 10% 9 महीने का। यह आएगा आपका 1 लाख का 10%, 1 लाख का 10% 10,000, 10,000 इंटू 9/12 कितना आएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7,500। फिर 1,30,000 है, 1,30,000 का 10% 13,000, 13,000 इंटू 3/12 करेंगे तो ये हमारे पास आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,250। यानी टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7,500 और 3,250 मिला के आएगा आपके पास 10,750। और अगर इस मेथड से करते हैं तो ये 1 लाख का 10% पूरे कितना आ गया आपके? 10,000 रुपये। 30,000 का 10% 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 750 रुपये। इस तरह ये अमाउंट भी बैठेगा 10,750। तो 10,750 यहाँ से भी आ रहा है, 10,750 आपका क्या आ रहा है? यहाँ से भी आ रहा है। कैलकुलेशन कैसे करी? 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप
मान के चलते हैं कि 1 अप्रैल को व्यवसाय ने स्टार्ट हुआ, साझेदार ने पूंजी लगाई 1,00,000 रुपए और 31 दिसंबर तक उसके पास 1,00,000 रुपए लगे रहे। फिर 1 जनवरी को उसने 30,000 रुपए की अतिरिक्त पूंजी लगा दी, यानी और पूंजी उसमें जोड़ दी। तो 1,00,000 का 10% 1 अप्रैल से 31 दिसंबर, यहाँ खाते बंद होने की डेट हम क्या मान के चलेंगे, 31 मार्च। तो 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 9 महीने 1,00,000 रुपये पड़े रहे। तो 1,00,000 का 10% 9 महीने के लिए लगाएंगे 7,500 रुपये। उसके बाद 30,000 रुपये उसने पूंजी में और जोड़ दिए। तो पहले की 1,00,000 रुपये और अभी की 30,000 रुपये, तो 1,30,000, 1,30,000 का 10% 3 महीने का आएगा 3,250, यानी उसकी पूंजी पर पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा, 7,500 और 3,250, यानी 10,750। दूसरा तरीका है यहाँ पर कि हम इस 1 अप्रैल को उसने जो स्टार्टिंग की पूंजी लगाई है 1,00,000, उस पर पूरे साल भर का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देते हैं। तो उसका साल भर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो 1,00,000 का 10% कितना आ जाएगा आपके 10,000 रुपये। फिर उसने 1 जनवरी को 30,000 रुपये लगाए, तो जनवरी, फरवरी और मार्च में 30,000 रुपये और लगे रहे। यहाँ पर आएगा 30,000 का 10%, 3 महीने का 750। 10,000 और 750 को भी जोड़ोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 10,750। इस तरह उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों ही तरीके से कितना आएगा, 10,750 रुपये। हम पढ़ेंगे पूंजी पर ब्याज की गणना संबंधी प्रावधान, यानी पूंजी पर ब्याज देना है या नहीं देना है उसके संबंध में क्या प्रावधान लागू होते हैं। पहला पॉइंट है, जब साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज देने के बारे में लिखा हुआ नहीं है, यानी संलेख उन्होंने साझेदारों ने मिलकर बनाया और उन्होंने ये डिसाइड कर दिया कि वो नहीं देना चाहते या कुछ भी लिखा हुआ नहीं है पूंजी पर ब्याज के बारे में, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, ऐसी दशा में पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, यानी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गणना करनी ही नहीं है और वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें नहीं देना है। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे, जब साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज को लाभों पर प्रभार मानने का उल्लेख हो, यानी पूंजी पर ब्याज देने की बात भी कही गई है और साथ ही साथ एक वर्ड और आ रहा है, लाभों पर प्रभार मानने का उल्लेख हो। लाभों पर प्रभार मानने का उल्लेख का मतलब है कि चाहे किसी भी तरह की कंडीशन हो, आगे जाके फर्म को हानि भी होगी तो हानि की दशा में भी फर्म को पूंजी पर ब्याज हर हाल में चुकाना पड़ेगा। जैसे कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो फर्म को चुकाने ही पड़ते हैं, इसमें किराया अगर किसी को देना होता है तो किराया हर हाल में देना पड़ता है, चाहे फर्म को नुकसान भी हो रहा है तभी उसको साल के अंत में किराया चुकाना ही पड़ता है। वेतन की बात करते हैं तो वेतन भी चुकाना ही पड़ता है, कर्मचारियों को उनका सैलरी उनके वेतन देना ही पड़ता है। कुछ ऐसे और भी खर्चे हैं जो हमें हर हाल में चुकाने ही पड़ेंगे, तो वो लाभों पर क्या माने जाते हैं, प्रभार माने जाते हैं, यानी चाहे फर्म को नुकसान हो रहा हो चाहे फर्म को फ़ायदा हो रहा हो, हर हाल में उसको चुकाना ही पड़ता है। तो यहाँ पूंजी पर ब्याज की बात करेंगे कि अगर उन्होंने साझेदारी संलेख में लिख दिया कि पूंजी पर ब्याज देना है और साथ ही साथ एक लाइन और जुड़ी हुई है कि पूंजी पर ब्याज को लाभों पर प्रभार मानने का उल्लेख किया हुआ। प्रभार यानी हर हाल में मानना ही है, देना ही है। तो ऐसी दशा में क्या होगा, ऐसी स्थिति में फर्म को चाहे लाभ हो अथवा हानि, उसे हर हाल में पूंजी पर ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, पूंजी पर ब्याज हर हाल में उसको चुकाना ही पड़ेगा। फर्स्ट कंडीशन तो क्या थी कि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज देने के बारे में लिखा हुआ है ही नहीं, तो लिखा हुआ नहीं होने की दशा में तो पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। सेकंड कंडीशन है कि पूंजी पर ब्याज के बारे में साझेदारी संलेख में लिखा हुआ भी है और पूंजी पर ब्याज को लाभों पर क्या माना गया है, प्रभार माना गया है, लाभों से ही चार्ज करना है। तो ऐसी दशा में फर्म को चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, कोई सी भी कंडीशन हो, उसे हर हाल में पूंजी पर ब्याज या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की चुकाना ही पड़ता है। फिर आता है हमारा तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो पॉइंट है कि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज देने के बारे में लिखा हुआ है। ब्याज देने के बारे में तो लिखा हुआ है परंतु लाभों पर प्रभार नहीं माना जाता है। पिछला पॉइंट तो था कि ब्याज के बारे में लिखा हुआ तो है लेकिन लाभों पर क्या माना जा रहा है, प्रभार माना जा रहा है, परंतु यहाँ कंडीशन आ रही है कि लाभों पर प्रभार नहीं माना जाता है। तो क्या कंडीशन उत्पन्न होगी, 3 अलग अलग कंडीशन या 3 अलग अलग परिस्थितियाँ उत्पन्न होगी। पहली परिस्थिति होगी
कि अगर प्रभार नहीं माना गया है और पूंजी पर ब्याज देना भी है, फिर भी अगर ये वाली कंडीशन आ जाती है, जैसे फर्स्ट है कि हानि हो जाती है, उस साल फर्म को हो सकता है कि हानि हो गई, तो हानि होने की दशा में ब्याज नहीं दिया जाएगा। यहाँ अगर लाभों पर प्रभार माना जाएगा तो हानि होने पर भी दिया जाएगा, लेकिन अगर लाभों पर प्रभार नहीं माना गया है तो हानि होने पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। सेकंड पॉइंट आता है पर्याप्त लाभ होने पर पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। यानी पर्याप्त लाभ हो रहा है, फर्म में 50,000 रुपये का लाभ हो रहा है और पूंजी पर ब्याज की गणना कर रहे हैं, पूंजी पर ब्याज 30,000 रुपये आ रहा है, तो वो पूंजी पर ब्याज के लिए हमारे पास पर्याप्त पैसे हैं, 50,000 रुपये है। 50,000 में से हम क्या कर सकते हैं, 30,000 रुपये पूंजी पर ब्याज के रूप में दे सकते हैं, तो ये तो पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। तीसरी कंडीशन आ रही है अपर्याप्त लाभ होने पर, यानी लाभ कम हो, ऐसी दशा में क्या होगा कि अपर्याप्त लाभ होने पर उस लाभ को ही पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाएगा। अपर्याप्त लाभ है, कम लाभ हो रहा है, जैसे 50,000 की जगह अगर हमारे पास 25,000 रुपये ही लाभ हो रहा है, लाभ कितने हो रहे हैं, 25,000 ही हो रहे हैं, और पूंजी पर ब्याज की गणना कर रहे हैं तो वो अमाउंट हमारे पास 30,000 रुपये आता है। तो पूंजी पर ब्याज की गणना पर जो अमाउंट आएगा दोनों अलग अलग साझेदारों का, उसका अनुपात निकाल देंगे और हमारे पास जो लाभ के 25,000 रुपये हैं उस 25,000 को ही उस पूंजी पर ब्याज के अनुपात में बांट देंगे। तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग पॉइंट्स आएंगे। फर्स्ट पॉइंट है कि साझेदारी संलेख में लिखा हुआ ही नहीं है, साझेदारी संलेख में नहीं लिखा हुआ है तो पूंजी पर ब्याज हमें नहीं देना है। दूसरा पॉइंट है कि साझेदारी संलेख में लिखा हुआ है और लाभों पर प्रभार माना गया, तो जहाँ लाभों पर प्रभार वाले पॉइंट आ जाता है क्वेश्चन में, वहाँ आपको फर्म में चाहे लाभ हो चाहे फर्म में उसे हानि हो रही हो, उसे हर हाल में पूंजी पर ब्याज देना ही पड़ेगा। किसे देना पड़ेगा, फर्म को चुकाना ही पड़ेगा। तीसरा पॉइंट था हमारे पास कि अगर संलेख में पूंजी पर ब्याज देने के बारे में लिखा हुआ है परंतु लाभों पर प्रभार नहीं माना गया है, प्रभार नहीं माना गया है तो तीन कंडीशन होगी, हानि होने पर नहीं देना पड़ेगा, पर्याप्त लाभ होने पर पूंजी पर ब्याज दे देंगे, हमारे पास लाभ है तो हम उस लाभ में से पूंजी पर ब्याज उसको क्या करेंगे, दे देंगे। लेकिन अपर्याप्त लाभ है, लाभ कम पड़ रहे हैं और पूंजी पर ब्याज की राशि अधिक आ रही है, तो ऐसी दशा में क्या करेंगे, उस लाभ को ही पूंजी पर ब्याज के अनुपात में बांट देंगे, पूंजी पर ब्याज के अनुपात में उसको बांट दिया जाएगा, पूंजी पर ब्याज के अनुपात में उस अपर्याप्त लाभ को बांट दिया जाएगा। ये तीसरा पॉइंट आएगा। इन सारे पॉइंट्स को और अच्छे से क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल लेके इसको सॉल्व करेंगे। एक्स और वाई साझेदार है जिसका लाभ विभाजन अनुपात 3:2 है, यानी लाभों को कैसे अनुपात में बांटते हैं, 3:2 में। पूंजी क्रमशः 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए, यानी उन्होंने स्टार्टिंग में पूंजी कितनी लगाई है, 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए। निम्न दशाओं में लाभों का विभाजन दिखाइए, यानी लाभों का विभाजन किस प्रकार से होगा। पहली कंडीशन है साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है, यानी साझेदारी संलेख में लिखा हुआ नहीं है कि पूंजी पर ब्याज देना है, और वर्ष के लाभ 60,000 रुपये हैं, तो हम किस तरह बांटेंगे। फिर दूसरी कंडीशन है साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज के लिए 10% का प्रावधान है, यानी संलेख लिखा हुआ है और उसमें ये कहा गया है कि पूंजी पर 10% की दर से ब्याज देना है। आगे है वर्ष की हानि 60,000 रुपये, लेकिन उस वर्ष हानि कितनी हो गई है, 60,000 रुपये। तीसरी कंडीशन है साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज के लिए 10% का प्रावधान, यानी वापस वही बात है कि संलेख तो लिखा हुआ है और पूंजी पर ब्याज हमें देना है 10% की दर से, और यहाँ पर हानि की जगह अब तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, वर्ष के लाभ है 60,000 रुपये। चौथी कंडीशन है साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज के लिए 10% प्रावधान है, फिर वही बात आ गई कि संलेख लिखा हुआ है और वर्ष के लाभ, अब लाभों की संख्या क्या हो रही है, हर बार चेंज हो रही है। सेकेंड, वर्ष के लाभ 18,000 रुपये है। पांचवा और लास्ट पॉइंट है साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज के लिए 10% प्रतिवर्ष का प्रावधान है और वर्ष के लाभ 18,000 रुपये, यहाँ भी लाभ कितने हैं, 18,000 रुपये। पूंजी पर ब्याज को लाभों का प्रभार माना गया है केवल 5वीं दशा में, यानी सिर्फ 5वां पॉइंट ऐसा लेके चलना है जिसमें लाभों पर प्रभार माना जाएगा पूंजी पर ब्याज को, बाकी के किसी भी पॉइंट में पूंजी पर ब्याज को लाभों का प्रभार नहीं माना जाएगा। जैसा कि हमने सवाल में देखा कि एक्स और वाई दो साझेदार थे जिनका लाभ विभाजन अनुपात 3:2 था और उनकी पूंजी 2 लाख और 1 लाख रुपए थी। अब
फर्स्ट पॉइंट है, सैद्धांतिक सल्लेख में पूंजी पर ब्याज के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है और वर्ष के लाभ 60,000 रुपये। तो वर्ष के लाभ 60,000 रुपये हैं। तो जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बताया था तब ये कहा था कि लाभ हमारा कहाँ होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2 वाले पक्ष में होता है। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में उसको लेकर आएंगे तो कहाँ पर लेके आएंगे, 2 वहाँ पर 2 में था, अब यहाँ पर उसको कहाँ पर लिखेंगे, बाय में, और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखेंगे नेट प्रॉफिट। ये अमाउंट हमारे पास दे रखा है 60,000 रुपये। अब आगे कह रहा है कि पूंजी पर ब्याज के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है, यानी पूंजी पर ब्याज के बारे में लिखा हुआ नहीं है। तो अगर फर्स्ट कंडीशन चलाते हैं कि पूंजी पर ब्याज के संबंध में सल्लेख में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो सल्लेख के अनुसार पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। तो पूंजी पर ब्याज नहीं देंगे तो 2 वाले पक्ष में पूंजी पर ब्याज नहीं आएगा। सिर्फ हम इस 60,000 रुपये को क्या करेंगे, दोनों साझेदार आपस में बांट देंगे। तो दोनों साझेदार आपस में बांटेंगे 3:2 में। तो 60,000 इंटू 3:2 में इसको बांट देंगे। तो 60,000 इंटू 3/5 ये तो मिलेगा आपके x को, और y को मिलेगा 60,000 इंटू 2/5। 60,000 इंटू 3/5 और 60,000 इंटू 2/5। x के हिस्से में आएंगे 36,000 रुपये और y के हिस्से में आ जाएंगे 24,000। इसके लिए यहाँ पर एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखेंगे 2 पार्टनर्स कैपिटल x और y। x के लिए लिखेंगे हम 36,000 रुपये और y के लिए हम लिखेंगे 24,000 रुपये। 36 और 24 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 60,000 रुपये। इस तरह हमारे डेबिट पक्ष में भी 60,000 आ गए और क्रेडिट पक्ष में भी 60,000 आ गए। टोटल के कॉलम में वापस हम लिख देंगे 60,000 रुपये। तो ये तो थी आपकी फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है, सल्लेख में लिखा हुआ नहीं है। क्या नहीं लिखा हुआ है, पूंजी पर ब्याज के बारे में लिखा हुआ नहीं है। तो उस कंडीशन में हम पूंजी पर ब्याज नहीं देंगे। सिर्फ जो प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट को दोनों साझेदार अपने लाभ विभाजन अनुपात में बांट देंगे। उनका लाभ विभाजन अनुपात प्रश्न में दे रखा था 3:2। तो 3:2 में उन्होंने बांट दिया। 60,000 इंटू 3/5 36,000, 60,000 इंटू 2/5 24,000, यानी x को 36,000 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ, y को 24,000 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। 36 और 24 को यहाँ जोड़कर यहाँ अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा आपका 60,000 और दोनों पक्षों की टोटल में भी हम लिख देंगे 60,000 रुपये। ये तो थी आपकी फर्स्ट कंडीशन। अब हम बात करते हैं सेकेंड कंडीशन की। सेकेंड कंडीशन है, सल्लेख में लिखा हुआ है और लाभों पर प्रभार नहीं है। सल्लेख में तो लिखा हुआ है, सल्लेख में क्या लिखा हुआ होगा कि सल्लेख में ये लिखा हुआ होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन लाभों पर प्रभार नहीं मानना, यानी लाभों में से चार्ज करना है, ऐसा नहीं लिखा हुआ। तो उसमें 3 अलग अलग कंडीशन है। पहली कंडीशन है हानि होने पर। हानि होने पर यानी फर्म को अगर हानि हो गई तो क्या होगा। तो सेकंड पॉइंट क्वेश्चन का देखोगे, सेकंड पॉइंट मैंने बोला था, यदि साझेदारी सल्लेख में पूंजी पर ब्याज के लिए 10% का प्रावधान है और वर्ष की हानि 60,000 रुपये, तो हानि 60,000 रुपये है। उस कंडीशन में हम वापस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चूंकि हानि हो रही है तो हानि को हम कहाँ पर लेके आएंगे, जिस तरह हम प्रॉफिट को यहाँ पर लेके आए थे तो हानि को हम कहाँ लेके आएंगे, 2 वाले पक्ष में लेके आएंगे। और कौन से खाते से लाए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से लाए हैं। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में आ जाएगा आपका नेट लॉस, और नेट लॉस का अमाउंट है हमारे पास 60,000 रुपये। अब 60,000 रुपये नेट लॉस है। हानि होने की कंडीशन में पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता है। हानि होने पर पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, चाहे सल्लेख में लिखा हुआ है तब भी नहीं दिया जाएगा। और लाभों पर प्रभार नहीं है, इसलिए यहाँ पर पूंजी पर ब्याज हमें नहीं देना है। तो 2 प्रॉफिट एंड लॉस, नेट लॉस 60,000 रुपये, और इस पक्ष में हम इस नेट लॉस को दोनों साझेदार आपस में वापस अपने उसी लाभ विभाजन अनुपात में बांट देंगे। वो कितना था, 3:2 में। तो जैसे यहाँ पर प्रॉफिट बांटा है वैसे ही यहाँ पर हानि बढ़ जाएगी। हानि बढ़ेगी तो यहाँ लिखेंगे हम बाय पार्टनर्स कैपिटल
एक्स और वाई, वापस वही 3:2 में बांटेंगे तो 60,000 इंटू 3/5 36,000, 60,000 इंटू 2/5 24,000। यहाँ पर आ जाएगा 36,000 और इस पक्ष में आ जाएगा आपके 24,000। 36 और 24 को आप जोड़ोगे तो इस कॉलम में आ जाएगा 60,000 रुपये और दोनों पक्षों की टोटल 60,000 रुपये लिख देंगे। ये है हमारे पास सेकंड कंडीशन। फिर सेकंड कंडीशन का ए पॉइंट, अब सेकंड कंडीशन का बी पॉइंट पे लेते हैं। सेकंड कंडीशन का बी पॉइंट है पर्याप्त लाभ होने पर। पर्याप्त लाभ हो रहा है, संलेख में लिखा हुआ है और लाभों पर प्रभार भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? ऐसी दशा में हम वापस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते वक्त प्रॉफिट लेके आएंगे। प्रॉफिट के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस और नेट प्रॉफिट। अब थर्ड कंडीशन में क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट का अमाउंट था अगेन 60,000 रुपये, तो वो 60,000 रुपये हमने यहाँ पर लिख दिए। अब चूँकि पर्याप्त लाभ है, 60,000 रुपये का लाभ है, हम यहाँ पर क्या देंगे? पूंजी पर ब्याज देंगे। तो पूंजी पर ब्याज देने के लिए यहाँ पर लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई। एक्स की कैपिटल थी सवाल के अकॉर्डिंग 2 लाख रुपए और वाई की कैपिटल थी 1 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए और पूंजी पर ब्याज देने के लिए सवाल में लिखवाया था तीसरी कंडीशन में 10%, तो 2 लाख का 10% निकालेंगे, ये आएगा आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट 20,000 रुपये एक्स के लिए। वाई की पूंजी थी 1 लाख रुपए, उसके 1 लाख पे फिर 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, ये आएगा आपके 10,000 रुपये। तो ये आपका 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया। इसको हम यहाँ लिखेंगे तो 2x एंड वाई 20,000 एक्स के लिए और 10,000 वाई के लिए। 20,000 और 10,000 को यहाँ जोड़ेंगे तो अब कितने हुए? 30,000। अब 60,000 का प्रॉफिट है, 60,000 में से 30,000 रुपये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में दे दिए। अब हमारे पास कितने बचेंगे? 60 और 30, कितना बचा? 30,000 रुपये बचा। 30,000 रुपये को दोनों साझेदार अपने लाभ विभाजन अनुपात में बांट देंगे। लाभ विभाजन अनुपात में बांटने के लिए यहाँ पर लिखा जाएगा 2 पार्टनर्स कैपिटल एक्स और वाई। 30,000 रुपये हैं तो 30,000 रुपये को दोनों साझेदार 3:2 में बांटेंगे। 30,000 इंटू 3/5, 30,000 इंटू 2/5। 30,000 इंटू 3/5 करने पर आपके पास आएगा 18,000। 30,000 इंटू 2/5 करोगे तो ये आएगा 12,000 रुपये। इसको यहाँ पर लिखेंगे एक्स को प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा 18,000 और वाई को प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा 12,000। 18 और 12 मिलाकर वापस कितने हो गए? 30,000। 30 प्लस 30 टोटल के कॉलम में 60,000, यहाँ पर भी 60,000। इस तरह हमारा लाभ होने की कंडीशन में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। मैं ये 3 कंडीशन रिपीट करती हूँ, उसके बाद आगे वाली कंडीशन बताऊँगी। फर्स्ट कंडीशन है संलेख में लिखा हुआ नहीं है। संलेख में लिखा हुआ नहीं है मतलब बताया ही नहीं गया है कि हमें देना है या नहीं देंगे। ऐसी कंडीशन में लाभ होने पर भी नहीं देंगे, हानि होने पर भी नहीं देंगे। सिर्फ हानि और लाभ को क्या कर देंगे? बांट देंगे। अगर यहाँ प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट को हम 2 वाले में लिखा हुआ होगा प्रॉफिट एंड लॉस में, यहाँ पर बाय में लेके आएंगे। बाय प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट 60,000 रुपये और 2 पार्टनर्स कैपिटल एक्स और वाई को 3:2 में बांट देंगे। तो एक्स को मिलेगा 36,000 और वाई को मिलेगा 24,000। 60,000 से 60,000 का खाता बंद हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन है संलेख में लिखा हुआ है परंतु लाभों पर प्रभार नहीं है, लाभों पर चार्ज नहीं है। उसकी वापस फर्स्ट कंडीशन लेंगे हानि होने पर। संलेख में तो लिखा था कि हमने पूंजी पर ब्याज देना है, लेकिन अगर इनकेस हानि हो गई तो हानि को हम जिस तरह प्रॉफिट को हम बाय में लेके आते हैं, हानि को हम कहाँ लेके आएंगे? 2 में। तो 2 प्रॉफिट एंड लॉस नेट लॉस 60,000 रुपये और इस 60,000 को भी वापस 3:2 में बांट देंगे तो 36,000 और 24,000 रुपये आ जाएगा। एक्स के हिस्से में आएंगे आपके 36,000 और वाई के पास आ जाएंगे 24,000। 36 और 24 मिला के 60,000। तीसरा पॉइंट है पर्याप्त लाभ होने पर। पर्याप्त लाभ होने पर संलेख में लिखा हुआ है लाभों पर प्रभार नहीं है और लाभ कितना है? पर्याप्त हो रहा है, इतना हो रहा है कि हम पूंजी पर ब्याज दे सकते हैं। तो उस कंडीशन में हमारे पास नेट प्रॉफिट पहले ट्रांसफ़र करेंगे 60,000 रुपये, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे
ए की पूंजी 2 लाख थी, 2 लाख पे 10% निकाला 20,000। वाई की पूंजी 1 लाख थी, 1 लाख पे 10% निकाला 10,000। एक्स और वाई की पूंजी का ब्याज को जोड़ देंगे, 20,000 प्लस 10,000 मिलाकर 30,000। 60,000 में से 30,000 निकालेंगे, बचा हुआ अमाउंट आएगा आपके 30,000। इस 30,000 का प्रॉफिट को फिर दोनों साझेदार पुनः बांटेंगे। तो 2 पार्टनर्स कैपिटल एक्स और वाई 30,000 इंटू 3/5, 30,000 इंटू 2/5, 3/5 करोगे तो 18,000, 2/5 करेंगे तो 12,000। इस तरह 30,000 रुपये की प्रॉफिट को उन दोनों साझेदारों ने आपस में बांट दिया। पर्याप्त लाभ होने की कंडीशन पर पूंजी पर ब्याज भी दिया और लाभ को भी उन्होंने बांट दिया। अगली कंडीशन है अपर्याप्त लाभ होने पर। पिछले में पढ़ा कि लाभ अपने पास बहुत था, लेकिन अब कंडीशन है कि अपर्याप्त लाभ है, यानी लाभ की मात्रा कम है, पूंजी पर ब्याज क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। सबसे पहले तो हम लाभ को हस्तांतरित करेंगे वापस वही बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में आ जाएगा आपके नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट है 18,000 रुपये। अब हम क्या करेंगे, पूंजी पर ब्याज की गणना करेंगे। अभी बताया मैंने कि पूंजी एक्स की 2 लाख रुपए थी, तो 2 लाख पर 10% निकालोगे 20,000 रुपये। वाई की पूंजी 1 लाख रुपए थी, 1 लाख पे 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, ये आएगा आपके पास 10,000 रुपये। यानी पूंजी पर ब्याज तो कितना आ रहा है, 20 प्लस 10 30,000 रुपये आ रहा है। जबकि लाभ की मात्रा हमारे पास कितनी है, 18,000 रुपये, यानी लाभ कम है और पूंजी पर ब्याज क्या है, अधिक है। अब ऐसी दशा में हम क्या करेंगे, पूंजी पर ब्याज की जो राशि आ रही है उसका अनुपात निकालेंगे। तो 20,000 अनुपात 10,000, ये अनुपात आएगा 2:1। किस तरह निकाला, जितने भी कॉमन ज़ीरो है वो काट दिए, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 ज़ीरो थे, यहाँ पर 1 2 3 4 ज़ीरो यहाँ, तो इनको काटोगे तो क्या बचेगा, 2 और 1। तो अनुपात क्या आ गया, 2:1। अब हम क्या करेंगे, पूंजी पर ब्याज हम नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि लाभ की मात्रा हमारे पास कम है। तो अब हम इस 18,000 रुपये को ही पूंजी पर ब्याज के अनुपात में बांट देंगे। कैसे बांटेंगे, 18,000 इंटू 2/3, 18,000 इंटू 1/3। तो 2/3 करेंगे तो ये आएगा आपके पास 12,000, 1/3 करेंगे तो ये आएगा 6,000। यानी अब इस प्रॉफिट को आप 12 और 6 में बंटवारा कर दिया। उसको यहाँ पर लिखेंगे 2 पार्टनर्स कैपिटल एक्स और वाई। एक्स के 12,000 और वाई में 6,000। इस तरह 12 और 6 मिलाकर यहाँ पर कितने हो गए, 18,000। अब दोनों पक्षों की टोटल 18,000 हो गई। यहाँ पर ये खाता क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो अपर्याप्त लाभ होने की दशा में हम पूंजी पर ब्याज तो नहीं देंगे, लेकिन उस पूंजी पर ब्याज की गणना ज़रूर करेंगे और उस गणना करने के बाद उसका जो अनुपात आएगा उस अनुपात में हम उस अपर्याप्त लाभ को बांट देंगे। तो 12,000 और 6,000 रुपये बांट कर यहाँ पर कितना आ गया, 18,000 रुपये। ये उस कंडीशन में होगा। ये सारी बातें तब होगी जब साझेदारी सल्लेख में लिखा गया हो, लेकिन लाभ की मात्रा क्या हो, कम हो। तो लाभ कम होने पर पूंजी पर ब्याज हम नहीं दे सकते, लेकिन पूंजी पर ब्याज की गणना करेंगे, उसका अनुपात निकालेंगे और फिर उस अनुपात में हम उस लाभ को क्या कर देंगे, बांट देंगे। फिर बात करते हैं लास्ट कंडीशन की। लास्ट कंडीशन है साझेदारी सल्लेख में लिखा हुआ है। साझेदारी सल्लेख में क्या लिखा हुआ है, पूंजी पर ब्याज के बारे में लिखा हुआ है और लाभों पर प्रभार भी माना गया हो, लाभों पर प्रभार भी माना गया है। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसी दशा में हम सबसे पहले प्रॉफिट लिखेंगे। बाय में लास्ट वाला पॉइंट है, 5वां पॉइंट जो सवाल में लिखवाया था वो वाला, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट। कितना था, 18,000 रुपये। उसी तरह हमने जो से पूंजी पर ब्याज की कैलकुलेशन की थी, अभी ये 2 लाख का 10% और 1 लाख का 10%। लाभ पर प्रभार मानने की कंडीशन में हमें पूंजी पर ब्याज देना ही पड़ेगा। तो ये जो कैलकुलेशन हमने की है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दे देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई। एक्स के 20,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, वाई के 10,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। 20 और 10 मिलाकर यहाँ पर हो गए आपके
30,000। अब देखो डेबिट पक्ष की टोटल तो 30,000 हो रही है और क्रेडिट में हमारे 18,000, यानी कौन सा पक्ष कम पकड़ रहा है? क्रेडिट पक्ष कम पड़ रहा है। तो पहले यहाँ लिखेंगे आपके 30,000 रुपये, 30 में से ये 18,000 रुपये क्या करेंगे? माइनस करेंगे। कितना बचेगा? 30,000 माइनस 18,000, ये आपके पास बच जाएगा 12,000 रुपये। 12,000 रुपये को दोनों साझेदार अपने लाभ विभाजन अनुपात में बांट देंगे। सवाल की पहली लाइन में ही लिखा हुआ है लाभ विभाजन अनुपात 3:2 है। तो x को 12,000 इंटू 3/5 करेंगे, y के लिए करेंगे 12,000 इंटू 2/5। 3/5 करोगे x के लिए तो यह आएगा आपके पास 7,200 रुपये, और y के लिए करोगे तो 12,000 इंटू 2/5 करोगे तो 4,800 रुपये। यहाँ पर लिखेंगे जिस तरह हम प्रॉफिट बांटते हैं तो 2 में लिखते हैं, 2 पार्टनर्स कैपिटल। लॉस बांटेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल x और y। x के लिए 7,200, y के लिए 4,800, और इस तरह हमारा ये वाला खाता भी बंद हो जाएगा। ये उस कंडीशन में देंगे जब उसे लाभों पर प्रभार माना गया है। लाभ कम है लेकिन हमें देना ही है, तो लाभ में से जितना लाभ हो रहा है वहाँ तक तो दे देंगे, उसके बाद भी बचे हुए में देना ही पड़ेगा। तो पूरा पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, फिर और नुकसान होने पर उस नुकसान को दोनों साझेदार आपस में लाभ विभाजन अनुपात में बांट देंगे। लाभ विभाजन अनुपात 3:2, तो x को 7,200 का नुकसान होगा, y को 4,800 का, और इस तरह 12,000। ये था आज का पॉइंट पूंजी पर ब्याज की गणना संबंधी।